हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए मेमोरी ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड थर्ड एमसीक्यू सेशन लेकर के आया हूं। और आप सभी जानते हैं कि सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज अभी चल रहा है और साथ ही साथ आपको थ्योरी क्लासेस भी मिलेंगे जिससे आपको सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे एमसीक्यूज के। और साथ ही साथ आपको पूरे मिसलेनियस क्वेश्चंस मतलब ओवरऑल कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस का सेट प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। 3 तरीके से आपको कंप्यूटर की तैयारी यहाँ पर हो रही है। जेएसएस सीजीएल को अगर अच्छे से टारगेट बना रहे हैं, अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं तो कंप्यूटर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 20 में 19-20 तो सही कर ही सकते हैं अगर आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के सारे अच्छे से अगर तैयारी कर लेंगे तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मेमोरी ऑफ कंप्यूटर का थर्ड सेशन और अच्छे से 20 क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आप लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन समझ करके करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर कुछ रह जाए तो थ्योरी क्लास तो देंगे ही जिससे आपका पूरा क्लियर होगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त को शेयर कर दे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो प्रोवाइड कर रहा हूँ धीरे धीरे मैं आप लोगों को पूरा पीडीएफ देने वाला हूँ। तो शेयर करेंगे तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला सवाल है, Which of the following memories must be refreshed many times per second? निम्न में से कौन सा मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना जरूरी होता है? तो EEPROM, ROM, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। अब आप लास्ट क्लास पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रति सेकंड रिफ्रेश करना क्यों जरूरी होता है। तो रैम 2 प्रकार का होता है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम, है ना। स्टैटिक रैम, अच्छा चलिए जो नहीं जानते वो भी जान ले कि रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी में आता है, यानी मेन मेमोरी में आता है, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। और रैम जो है उसमें से एक है और रैम जो है वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थाई, मतलब पावर ऑफ हो जाता है तो डेटा भी उसका चला जाता है। और कंप्यूटर जो काम करता है तो उसका डेटा कहाँ रहता है? रैम में रहता है। जब पावर ऑफ होता है तो रैम का डेटा खत्म हो जाता है। अब ये रैम जो है 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है कि स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में जो होता है डेटा जो है वो स्थिर बना हुआ रहता है जब तक कि पावर रहता है। और डायनेमिक रैम जो होता है उसमें चलयमान होता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो परिवर्तित तो होते रहता है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, उसको रिफ्रेश करना जरूरी होता है ताकि डेटा वो रिलोड होते जाए। अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो फिर वो रिलोड नहीं हो पाएगा, जल्दी लेट होगा। तो आपका जो रिफ्रेश करना होता है वो डायनेमिक रैम में होता है। यानी इस सवाल का जो सब जवाब होगा, निम्न में से कौन सा मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना जरूरी होता है? तो वो डायनेमिक रैम में, यानी डायनेमिक रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा। क्या होगा इस सवाल का आंसर? इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा। क्लियर? इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपके दिमाग में हो जाएंगे, सिर्फ आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप टू प्रोसेसिंग पावर ऑफ सीपीयू? सीपीयू का जो प्रोसेसिंग पावर जो है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी को यूज किया जाता है? किसमें? तो सीपीयू और रैम के बीच में। निम्न में से किस माध्यम को सीपीयू के प्रोसेसिंग क्षमता की गति देने के लिए सीपीयू और रैम के बीच इस्तेमाल किया जाता है? मतलब सीपीयू है ना, या जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, तो उसमें कंट्रोल यूनिट जो है उससे और रैम के बीच में जो प्रोसेसर है ना, समझ लीजिए प्रोसेसर और रैम है ना, प्रोसेसर और रैम के बीच में कौन सा मेमोरी को इस्तेमाल किया जाता है जिससे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाए? तो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो क्या करता है, उसी के निर्देश से, उसी के इंस्ट्रक्शन से, है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना कंप्यूटर का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज
ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसी के इंस्ट्रक्शन से, इसी के निर्देश से आपका जो कंप्यूटर है उसमें जो रैम में जो मेमोरी होता है और प्रोसेसिंग जो होता है, तो रैम का जो डेटा रहता है ना, उसमें से जो बार बार यूज हो रहा है, रैम से जो डेटा को उठा रहा है और काम करता है प्रोसेसर, तो बार बार यूज जो डेटा हो रहा है ना, उसका एक कॉपी कैश मेमोरी में रख देता है विंडोज के इंस्ट्रक्शन से। विंडोज जो है उसके इंस्ट्रक्शन से कैश मेमोरी में जो रिपीटेड वर्क जो बार बार हो रहा है उसको कैश मेमोरी में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि 3 से 10 सेकंड, नैनो सेकंड लगता है कैश मेमोरी से डाटा को ट्रांसफर करने में और 11 से 60 सेकंड लगता है रैम से लेने में। तो प्रोसेसर को प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए कैश से ले रहा है, कैश मेमोरी से डेटा को ले रहा है, जिससे प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे किस मेमोरी को बीच में रखा जाता है, तो कैश मेमोरी को क्या रखा जाता है, कैश मेमोरी को। किसको? कैश मेमोरी को रैम और प्रोसेसर के बीच में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। यूएसबी क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म अगर हम आपसे पूछते हैं तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो आपको ये याद होनी चाहिए, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है और यूएसबी होता क्या है। तो यूएसबी की अगर हम बात करते हैं तो यूएसबी एक यूनिक शेड्यूल बस है, यूनिक सीरियल बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस है या यूनिवर्सल सर्विस बस है। तो यूएसबी जो है वो क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएसबी सीरियल बस। अब यूएसबी का काम क्या है? तो यूएसबी एक पोर्ट होता है आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में, देखिएगा एक पोर्ट होता है जहां पर हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू से डेटा ट्रांसफर करने में या पावर कनेक्ट करने में हम लोगों को सपोर्ट होता है। जैसे ट्रांसफरिंग, जैसे मान लीजिए सपोज दैट पेन ड्राइव डालना हो, है ना, तो पेन ड्राइव या कीबोर्ड या प्रिंटर, ये सब जो है यूएसबी पोर्ट के थ्रू से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, या फिर यूएसबी के थ्रू से या हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो यूएसबी एक पोर्ट होता है जहां पर हम लोग डेटा या फिर कोई भी अदर एक्सटर्नल डिवाइसेज को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज द हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी है? अब हार्ड डिस्क का नाम सुने होंगे तो आपको बता दूं कि मेमोरी जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो मेन मेमोरी में रैम, रोम वो सब आ जाता है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में आपका हार्ड डिस्क आता है। और सेकेंडरी स्टोरेज में जो होता है डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। आपका कंप्यूटर में पावर ऑफ हो जाए फिर भी इसका डेटा परमानेंटली रहता है, उसको हार्ड डिस्क कहते हैं। और हार्ड डिस्क में यहां पर किस प्रकार का मेमोरी होता है? तो आपका सेकेंडरी में जैसे होता है ना, सीडी होता है, डीवीडी होता है ना, मैग्नेटिक टेप होता है, हार्ड डिस्क होता है, रैम, पेन ड्राइव वगैरह होता है, ये सभी सेकेंडरी में आता है। तो यहां पर जो है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी होता है? तो सीडी डीवीडी तो ऑप्टिकल होता है, लेकिन हार्ड डिस्क जो होता है वो मैग्नेटिक होता है। किस टाइप का होता है? मैग्नेटिक होता है। पेन ड्राइव आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि पेन ड्राइव किस प्रकार का होता है, तो वो फ्लैश होता है। और सीडी और डीवीडी वो सब क्या होता है? ऑप्टिकल होता है। मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क किस प्रकार का होता है? मैग्नेटिक होता है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक होगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सीडी की बात करते हैं। सीडी का पूरा नाम क्या है? लास्ट क्लास का पहला ही क्वेश्चन डीवीडी था, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और सीडी का फुल फॉर्म भी बताया था। तो सीडी का कलर डिस्क, कंटेंट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और कंबाइंड डिस्क। तो सीडी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म। क्लियर? चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, 6 में। फर्मवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। फर्मवेयर होता क्या है? फर्मवेयर इज अ सॉफ्टवेयर। अगर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाए तो फर्मवेयर इज अ सॉफ्टवेयर। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह एक जैसे किसी भी डिवाइसेज को जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ पेन ड्राइव, है ना,
प्रिंटर, स्कैनर, अगर प्रैक्टिकली अगर हम रियल लाइफ यूज के लिए बात करें तो वॉशिंग मशीन, है ना, ओवन का बात करते हैं, तो ये सब क्या है आपका, क्या है, रेफ्रिजरेटर, ये सभी क्या है आपका एक डिवाइस है जिसका मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब इसको मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो उस समय उसमें एक जो डेटा जो है उसमें स्टोर कर दिया जाता है ना, एक चिप होता है जिसमें उसमें कुछ डेटा स्टोर किया जाता है कि जब हम उसमें पावर देते हैं ना, तो उसी जो मेमोरी में जो वो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग किया जाता है उसमें उसी प्रोग्राम के अनुसार काम करता है, जैसा बटन दबाते हैं वैसा ही काम करता है। तो वो तो इंसान नहीं है कि बस हम बोले और सुन ले, नहीं, वो पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है कि जैसा हम इस बटन को दबाएंगे ऐसा वो काम करेगा, इस बटन को दबाएंगे तो ऐसा काम करेगा। दैट मीन्स वो पहले से प्रोग्राम्ड रहता है कि ये इस तरह का काम करेगा। तो उसके लिए जो उसका जो सॉफ्टवेयर जिस प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है वो परमानेंटली होता है ना, वो परमानेंटली होता है और उसी को स्टोर कर दिया जाता है और जब वो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी समय कर दिया जाता है, बार बार चेंज नहीं होता है। तो ये इस प्रकार का सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं, है ना। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन पे देखें, कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल भौतिक उपकरण निर्देशों का एक सेट, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट काउज ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म वन टू मोर टास्क, निर्देशों का एक सेट जो कंप्यूटर को एक या एक से अधिक कार्य करने देता है, या फिर द पीपल इन्वॉल्व इन द कंप्यूटिंग प्रोसेस, कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल कंप्यूटिंग प्रक्रिया में शामिल लोग, या फिर कह सकते हैं अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इट प्री इंस्टॉल्ड इनटू द रीड ओनली मेमोरी ऑफ कंप्यूटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोग्रामों का एक सेट जो केवल पढ़ा जाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पहले से ही मेमोरी, यहां पर मेमोरी होगा, पहले से ही मेमोरी में निर्देश डाल दिए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही मेमोरी में इंस्ट्रक्शन को डाल दिया जाता है और उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं फर्मवेयर। यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। क्या है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगर बात करते हैं 7 नंबर जो सवाल आप देख रहे हैं, इज दिस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज मीडियम, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। अगर कोई भी स्टोरेज मीडियम होता है ना, तो उसमें हम लोग जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, है ना, इस तरह से जो होता है, यहां पर जो डेटा को जो मैक्सिमम स्टोरेज जो होता है, ठीक है, जितना भी उसका स्टोरेज हो, तो उसमें अगर हम बात करें कि मैक्सिमम जो मात्रा जो डालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। डेटा स्टोर करता है तो उसका जो स्टोरेज करता है, जो उसमें अभी तो आंसर नहीं बताने तो मुंह से जबान से आंसर निकल जाएगा, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, स्टोरेज कैपेसिटी या नन ऑफ दीज। तो अधिकतम मात्रा स्टोरेज करने की कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी, है ना। किसी मीडियम में स्टोर की जा सकने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, इसमें स्टोर करने की कैपेसिटी, है ना। जैसे मान लीजिए 5 GB या 10 GB या फिर 500 टेराबाइट या गीगाबाइट, इस तरह करके उसका कैपेसिटी का बात करते हैं, है ना। तो आपका जो किसी भी स्टोरेज मीडियम जो होता है उसमें स्टोर की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा को स्टोरेज कैपेसिटी कहा जाता है। यानी इस सवाल का जो आंसर आप देख रहे हैं वो आंसर क्या होगा, वो होगा स्टोरेज कैपेसिटी। चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। What time is the time in the actual data transfer after getting the request for data from secondary storage, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए अनुरोध मिलने के बाद। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब समझ लीजिए कि आपका सेकेंडरी जिसमें परमानेंटली स्टोर रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए अनुरोध मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफर में लगने वाला समय क्या कहलाता है। सेकेंडरी स्टोरेज से मान लीजिए कंप्यूटर काम कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर काम करता है तो किसमें काम करता है, रैम से डेटा को उठाता है।
अब सेकेंडरी स्टोरेज तो हार्ड डिस्क हो गया, तो हार्ड डिस्क से रैम में जाएगा और रैम से फिर कंप्यूटर के प्रोसेसर में जाएगा। तो हार्ड डिस्क से रैम में गया और रैम से प्रोसेसर में गया, तो जो रैम से प्रोसेसर जा रहा है तो और हार्ड डिस्क में यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि हार्ड डिस्क से रैम में जाएगा पहले, तो स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए जो अनुरोध होता है, जो रिक्वेस्ट किया जाता है, तो उसमें जो टाइम लगता है ना, उस टाइम को क्या कहते हैं? तो ट्रांसफर टाइम, एक्सेस टाइम, रियल टाइम या स्टोरेज टाइम। तो उस टाइम को एक्सेस टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सेस। सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को ट्रांसफर करते समय जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेस टाइम। क्लियर? तो आंसर इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा एक्सेस टाइम। यानी अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। द एम्प्टी स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क इज यूज्ड टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ रैम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट शायद नहीं जानते होंगे, जानेंगे कुछ। हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क पर खाली जगह का, जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क में खाली स्पेस है, अब आपका रैम का क्षमता कुछ है, अब रैम फुल हो गया, रैम में मेमोरी जो उतना भी डाटा डाला गया है, मान लीजिए सपोज कि कंप्यूटर प्रोसेस तो करता है, अब प्रोसेस करता है तो वो रैम में जो मेमोरी होता है वहां पर वहीं पर डेटा को रखता है और वहीं से रिट्राइव करता है। अब आपका रैम जो है डेटा उसका जितना कैपेसिटी 4 GB, 5 GB, 8 GB, 10 GB जितना भी रहता है उसका डेटा फुल हो गया। रैम का मेमोरी फुल है, काम चल रहा है और भी उसमें डेटा का रिक्वायरमेंट है, तो आपका रैम मेमोरी का जो प्रोसेसिंग स्पीड है या रैम मेमोरी में यहां पे क्या बोल रहा है? रैम की क्षमता, उसका जो मेमोरी उसको बढ़ाने के लिए हार्ड डिस्क का खाली इस्तेमाल को यूज किया जाता है रैम मेमोरी के साथ। तो वो हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम है और हार्ड डिस्क का जो थोड़ा सा मेमोरी जो रैम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस मेमोरी को क्या मेमोरी कहते हैं? स्टैटिक मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट या मेन मेमोरी। तो उस मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। याद रखिएगा, रैम की क्षमता को बढ़ाने के लिए हार्ड डिस्क की खाली जगह को इस्तेमाल किया जा सकने वाला जो मेमोरी होता है उस मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा। आप कंप्यूटर में कुछ नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यूज के साथ चलिए, बहुत सारा नॉलेज गेन होगा और कंप्यूटर्स को आप जानने लगेंगे तो फिर आपको देखिएगा कितना आसान लगने लगेगा। चलिए अब इस सवाल को तो क्लियर हो गया कि इस तरह से आंसर होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What memory device that does not depends the access time on the location of data? वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डेटा की लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है ना? What memory device that does not depends, वह मेमोरी डिवाइस जो डिपेंड्स नहीं होता है एक्सेस टाइम ऑन द लोकेशन ऑफ डेटा, मतलब वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डेटा है ना, जो एक्सेस टाइम जो है, जिसमें एक्सेस टाइम जो है, जैसे हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज से हम लोग जब डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम लोग जो टाइम लगता है उसको एक्सेस टाइम कहते हैं ना। तो मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डेटा की लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है ना, उसमें से जो एक्सेस करते हैं ना, तो जैसे हम लोग हार्ड डिस्क से कर रहे हैं या फिर कोई अदर सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम से हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें जो एक्सेस कर रहे हैं तो उसका कुछ लोकेशन होता है ना। जैसे सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, या जो भी ड्राइव है उस ड्राइव से ले रहे हैं तो उसका कुछ लोकेशन है। लेकिन रैम से जो डेटा को उठाया जाता है तो उसका कोई लोकेशन नहीं डिपेंड करता है, मतलब रैम से जो उठा रहा तो उसका कोई लोकेशन डिपेंड नहीं करता है। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा रैम होगा। समझ रहे हैं? मतलब क्या है कि वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डेटा की लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है। जो एक्सेस टाइम होता है सेकेंडरी स्टोरेज से जब हम लोग करते हैं तो उसको एक्सेस टाइम कह रहे हैं, लेकिन रैम से जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो वहां पर कोई लोकेशन, जैसे कोई लोकेशन होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम यहां से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, तो कोई जगह से आ रहे हैं ना, तो रैम का जो डेटा जहां से आ रहा है उसका कोई लोकेशन नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकेशन पर निर्भर नहीं करता, उस मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। समझ रहे हैं?
चलिए अगला सवाल चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। EEPROM क्या है? सबसे पहली बात कि EEPROM क्या है, तो आप यहां पर आंसर पहले जानते हैं तो जल्दी से बता दें कि इक्वल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इनलार्ज प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नन ऑफ दीज। तो आप यहां पर EEPROM जो है वो आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल एंड रीड ओनली मेमोरी है ना। अगर इसका आंसर अगर बोला जाए तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब रॉम अगर है तो आपका प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी, और उसमें दो प्रकार का आता है, एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल में आपका रॉम आता है और रॉम में आता है EEPROM। सबसे पहले तो प्रॉम होगा, है ना। इसमें ऐसा करते हैं, रॉम जो है 3 प्रकार का होता है। एक हो गया PROM, दूसरा हो गया EEPROM और तीसरा हो गया इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये 3 प्रकार का मेमोरी, EEPROM, PROM, EEPROM, इलेक्ट्रिक और डबल EROM, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसमें एक प्रकार रीड कर दिया गया और उसको मतलब एक बार जो उसमें राइट कर दिया गया, प्रोग्राम कर दिया गया, वो बार बार मिटाया नहीं जा सकता, तो वो प्रोग्रामेबल हो गया। जैसे कंप्यूटर, जैसे हो गया कंप्यूटर में जो स्टार्ट करते समय जो उसमें रॉम में जो इसका क्या बोलते हैं आपका, जो बूट स्ट्रैप कोडिंग किया जाता है जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए, तो उसमें जो प्रोग्राम कर दिया गया वो परमानेंटली रह गया, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, कंप्यूटर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब में पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो प्रोग्राम कर दिया जाता है तो वहाँ पर ये प्रॉम का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक बार पहले से परमानेंटली स्टोर कर दिया गया है, वो हमेशा वही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें क्या है, प्रोग्राम को एक बार इरेज किया जा सकता है और उसमें दोबारा प्रोग्राम कर किया जा सकता है, उसको हम लोग इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें क्या है कि बार बार मतलब हजारों बार इसमें मिटा करके हजारों बार इसमें प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये इस तरह का नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब इसमें अस्थाई मेमोरी है ना। ये आपका रॉम का है, ये जान के रखिए अच्छा से। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा। चलिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला बात करते हैं, विच सर्किट इज यूज्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस इन द कंप्यूटर। किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है यहां पर कि किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा ना कि आपका आंसर इसमें जो होगा वो होगा आपका फ्लिप फ्लॉप। क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के बारे में अगर आप बात करें तो ये एक सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें डेटा जो है वो दो ही रूप में स्टैंड करता है ना, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। यानी ये एक अगर बोला जाए कंप्यूटर का सबसे छोटा मेमोरी यूनिट होता है जो बिट के रूप में स्टोर करता है, जो 0 और 1 के रूप में ही लेता है ना। तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप। क्लियर, जो सिर्फ और सिर्फ वो दो ही फॉर्म को मतलब रीड करता है ना, बिट के रूप में 0 और 1 के रूप में। क्लियर, तो इस तरह हम लोग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी सर्किट को फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, जिसमें 0 और 1 के रूप में वो डेटा को लेता है। चलिए अगला सवाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में। वेयर डज द डेटा रिमेन्स व्हेन द फाइल इज सेव एंड शट डाउन द कंप्यूटर। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत कहां रहता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत कहां रहता है, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। अब डेटा बंद कर, पावर ऑफ करने के बाद डेटा तो सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगा,
तभी रहेगा, मेन मेमोरी में रहेगा तो डेटा ऑफ हो जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सबको मालूम होना चाहिए, इसमें जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, इतना बार बार आपको सेकेंडरी बारे में बताए हैं। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 में, व्हाट स्टोरेज कैपेसिटी इन द रजिस्टर। रजिस्टर में क्या मेमोरी कैपेसिटी होती है? हम आपको पहले बताए थे कि कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी क्षमता जो होती है वो रजिस्टर मेमोरी में होती है। रजिस्टर मेमोरी होता क्या है, दिमाग में रखिएगा। रजिस्टर मेमोरी जो होता है, आपके कंप्यूटर में जो कोई डेटा कहीं से कहां से रिट्राइव करते, कहां से डेटा को ला रहे हैं और कहां पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो कहां से ला रहे हैं वो एड्रेस को और कहां पर एड्रेस को डालना है, तो वो जो कॉपी कहां से एड्रेस को उठाना और कहां पर डालना, ये एड्रेस को जो कॉपी करता है, मतलब एड्रेस को जो डिफाइन करता है, उस मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर मेमोरी। समझ रहे हैं? तो ये जो रजिस्टर मेमोरी जो होता है, इसमें आपका जो, इसमें अगर हम बोलेंगे कि इसमें दो प्रकार का रजिस्टर मेमोरी होता है। एक मेमोरी एड्रेस मेमोरी रजिस्टर और एक होता बफर मेमोरी रजिस्टर। समझ रहे हैं? रजिस्टर जो होता है, अगर आपको बोला जाए कि रजिस्टर जो होता है, एक मिनट सॉरी, यहां पर देखिए, रजिस्टर जो होता है वो दो प्रकार का होता है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और दूसरा होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में कहां से कॉपी करना है और कहां पर डालना है, ये एड्रेस को रजिस्टर करता है। और मेमोरी बफर रजिस्टर मतलब जब हम लोग कॉपी करते हैं और वो जो बफरिंग टाइम जो लेता है ना, देखते होंगे पहले देखते थे बफर कर रहा है, मतलब अभी टाइम ले रहा है उसको पेस्ट करने में, तो वो जो बफरिंग टाइम के समय जो रजिस्टर होता है ना, उसको हम लोग मेमोरी बफर रजिस्टर कह रहे हैं। तो अब इसका यूनिट मतलब अगर लिमिट जो सबसे छोटा मेमोरी होता है, इस सबसे फास्टेस्ट भी होता है। याद रखना है, सबसे रजिस्टर मेमोरी जो कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, मतलब रजिस्टर मेमोरी में सबसे फास्टेस्ट डेटा को ट्रांसफर करता है ना। रजिस्टर मेमोरी में डेटा ट्रांसफरिंग रेट सबसे फास्टेस्ट होता है और रजिस्टर मेमोरी सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। इसकी जो क्षमता होती है वो होता है 200 बाइट तक होता है ना। मेमोरी रजिस्टर मेमोरी में क्षमता जो होता है 200 बाइट। इसमें डेटा ट्रांसफरिंग रेट जो होता है वो होता है 1 से 2 नैनो सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कैश मेमोरी में एक्सेस टाइम कितना होता है? अभी मैंने बताया व्हाट इज द एक्सेस टाइम इन द कैश मेमोरी, मतलब कैश मेमोरी में डेटा ट्रांसफरिंग रेट जो होता है वो कितना होता है। तो 1 नैनो सेकेंड, 3 से 10 नैनो सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं 10 से 50 नैनो सेकेंड या 11 से 60। तो हम बताए ना कि 1 से 2 नैनो सेकेंड होता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? 1 से 2 नैनो सेकेंड होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। व्हाट इज द एक्सेस टाइम इन रैम मेमोरी। अगर हम रजिस्टर मेमोरी में जाने हैं तो आपको रैम में भी मालूम होना चाहिए। रैम में जो है एक्सेस टाइम जो है वो 1 नैनो सेकेंड, 3 से 10, 10 से 50, 11 से 60। तो रैम मेमोरी में जो एक्सेस टाइम जो होता है वो 11 से 60 नैनो सेकेंड होता है। चलिए अगला सवाल, ये सब रट के रखना है। व्हाट इज द एक्सेस टाइम इन रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी में एक्सेस टाइम क्या होता है? अरे एक मिनट देखिए, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया। यहां पर रजिस्टर मेमोरी नहीं बोला, कैश मेमोरी बोला है। तो कैश मेमोरी जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, कैश मेमोरी में 3 से 10 नैनो सेकेंड होता है। हम रजिस्टर मेमोरी ही समझ लिए थे, सॉरी। कैश मेमोरी में 3 से 10 नैनो सेकेंड होता है, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश मेमोरी में। अगर रैम मेमोरी में बात करते हैं तो रैम मेमोरी में 11 से 60, रैम मेमोरी में 11 से 60, यानी ऑप्शन नंबर डी। और रजिस्टर मेमोरी में अगर बात करेंगे तो रजिस्टर में एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनो सेकेंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 से 2 नैनो सेकेंड, 1 से 2 नैनो सेकेंड। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। व्हाट इज पेन ड्राइव। बहुत इजी, बहुत कॉमन, और ये सबको मालूम होना चाहिए कि पेन ड्राइव किसको कहते हैं। बहुत यूज करते हैं पेन ड्राइव, है ना। तो पेन ड्राइव जो होता है आपके कंप्यूटर में यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी, दैट मींस फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी इज यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसमें हम लोग डेटा ट्रांसफरिंग करने के लिए एक्सटर्नल डिवाइसेज को कनेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर में। तो कनेक्ट करने के लिए जो पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं उसमें
क्या होता है, तो वो एक हार्ड ड्राइव होता है, एक फ्लैश ड्राइव होता है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है, तो नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल तो होगा नहीं क्योंकि उसमें परमानेंटली स्टोर रहता है, ये होगा नहीं। हार्ड ड्राइव तो यहां पर अगर हम बात करेंगे कि पेन ड्राइव जो होता है ना, वो एक हार्ड ड्राइव नहीं होता, फ्लैश ड्राइव होता है। पेन ड्राइव क्या होता है, याद रखिएगा, एक फ्लैश ड्राइव होता है जिसमें सबसे फास्टेस्ट, मतलब फ्लैश ड्राइव में जो है ना डेटा ट्रांसफरिंग रेट सबसे ज्यादा होता है। डेटा ट्रांसफरिंग रेट को स्पीड करने के लिए फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपका अभी का जो है एसएसडी जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव का इस्तेमाल किया जा रहा है हार्ड डिस्क की जगह पे। हार्ड डिस्क पे क्या होता है, मैग्नेटिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो जिसके कारण उसमें ट्रांसफरिंग रेट कम होता है। लेकिन आपका एसएसडी में फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण उसमें ट्रांसफरिंग रेट हाई होता है। इसलिए आज का डेट में सभी में एसएसडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पेन ड्राइव भी क्या है, एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में। इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी नहीं है? डायरेक्ट विच ऑफ दीज इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब किसमें डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या हुआ, जैसे फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप में सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है ना, और बाकी फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये सभी चीज में डायरेक्ट हम लोग कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक टेप में सीक्वेंशियल होता है, जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक टेप में हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा, आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। फुल फॉर्म ऑफ SCSI बहुत इंपॉर्टेंट है। SCSI पहले हम लोग देख लेंगे फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद जानेंगे भी कि SCSI है क्या। तो SCSI अगर हम बात करते हैं कि SCSI क्या है, तो SCSI का पूरा नाम जो होता है वो होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्या होता है? स्मॉल सिस्टम कंप्यूटर इंटरफेस, है ना। ये एक प्रकार का बस होता है जो आपके मदरबोर्ड से, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, डीवीडी ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, ये सबको कनेक्ट करने के लिए आपका इसमें स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक साथ 16 ड्राइव को कनेक्ट कर सकता है। समझ रहे हैं? इसमें 640 MB तक डेटा को ट्रांसफरिंग कर सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। वेयर कैन यू गेट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ हार्ड डिस्क आफ्टर द हार्ड डिस्क फॉर्मेट। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में अगर हम फॉर्मेट कर दिए, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कहां से कर सकते हैं? तो पार्टीशन टेबल से, डिस्क सेक्टर से, बूट सेक्टर से, या माई कंप्यूटर या दिस पीसी से। तो हार्ड डिस्क को जब हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं ना, तो बूट सेक्टर से, याद रखिएगा, बूट सेक्टर से हम उसकी सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हार्ड डिस्क को अगर फॉर्मेट कर देंगे तो उसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बूट सेक्टर के थ्रू से। क्लियर? चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल गेट। अगर हम लॉजिकल गेट की बात करते हैं तो एक हम लोग पढ़ते हैं ना ALU, पढ़े होंगे ALU, ठीक है। ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर जैसे लॉजिकल यूनिट में, लॉजिकल केस में एक अरिथमेटिक, एक लॉजिकल, तो अरिथमेटिक में मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सभी चीजों का। और लॉजिकल में हम लोगों का इस्तेमाल किया जाता है एंड और नॉट। क्या है? अरिथमेटिक में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन लॉजिकल में अगर हम बात करते हैं लॉजिकल में, तो लॉजिकल में क्या होता है? एंड, है ना, एंड और नॉट का इस्तेमाल किया जाता है लॉजिकली जब कुछ चीज को
कंपेयर करना होता है। तो यहां पर काउंट जो एक दिया गया है, ये आपका एक्सेल में फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, फंक्शनल फंक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से कौन सा लॉजिकल गेट नहीं है, तो काउंट है ना, याद रखिएगा ये सब चीज। चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंप्यूटर्स मेमोरी टाइप, इसमें से कौन सा कंप्यूटर का मेमोरी टाइप नहीं है। आपको याद होगा कि जब मेमोरी ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम बात किए हैं, तो मेमोरी ऑफ कंप्यूटर दो प्रकार का होता है, एक मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यानी मेन मेमोरी जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी मेमोरी, वो जो होता है सेमीकंडक्टर चिप होता है। रैम बात करें, रोम बात करें, ये सब सेमीकंडक्टर चिप हैं। और सेकेंडरी जो डिवाइसेस जो होते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह जो होता है, उसके अलग अलग कैटेगरी, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सभी हो गए। तो यहां पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की स्मृति के प्रकार नहीं है, तो सेमीकंडक्टर तो होगा, प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी में आता है, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क आता है, और ऑप्टिकल सीडी ड्राइव आता है ना। अगर हम बात करेंगे तो इसका अगर बोला जाए, कभी एग्जांपल में पूछ दिया जाए कि सेमीकंडक्टर में कौन सी मेमोरी आएगा, है ना, अगर पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर में कौन सा मेमोरी आएगा, तो सेमीकंडक्टर में इसमें आ जाएगा आपका रैम, है ना, रोम, ये सब आ जाएगा। मैग्नेटिक में आपका हार्ड डिस्क आ जाएगा, जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क आ जाएगा, है ना, जो हम लोगों का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। ऑप्टिकल में हो गया सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब आ गया। सर्वर जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड है, कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है, तो जो नेटवर्क के जरिए से, तो सर्वर जो होता है उसका हम लोग बात करें, इंटरनेट में हम लोग पढ़ेंगे ही। तो कौन सा कंप्यूटर की स्मृति के प्रकार नहीं है, तो सर्वर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जो आज का लास्ट सवाल है। व्हाट इज कॉल्ड बाय मेमोरी व्हेन इट मूव प्लेस टू प्लेस ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्रामों के क्रियान्वयन के दौरान, जब हम कंप्यूटर को प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्रियान्वयन के दौरान मेमोरी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है। जब मेमोरी को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं, तो प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान जो मेमोरी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है, मेमोरी को एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। आपको हम बताए थे कि जो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम होता है, डायनेमिक रैम में चलयमान होता है, डेटा चेंज होते रहता है, रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ते रहता है। तो यहां पर प्रोग्राम के दौरान मेमोरी का एक स्थान से दूसरे स्थान हो रहा है, मतलब चलायमान हो रहा है, मतलब डायनेमिक हो रहा है। तो वो एक स्थान से जाना रीलोकेशन हो रहा है, मतलब डायनेमिक रीलोकेशन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डायनेमिक रीलोकेशन होगा। आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो सवाल के ऑप्शन देख करके भी जवाब दे पाएंगे। समझ रहे हैं, तो ये होगा डायनेमिक रीलोकेशन। अब आज इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो यार दिल से बोल रहा हूं, आपके लिए बहुत मेहनत करने जा रहा हूं, करने वाला भी हूं आगे, अभी कुछ नहीं बोलूंगा, आगे वक्त बताएगा। शेयर कर दे अपने अपने ग्रुप में, बताएं यार कि काजल सर का क्लास या काजल सर का चैनल एक नया ओपन हुआ है, हमारा प्लेटफॉर्म जो मैं पिछले 3 सालों से पढ़ाता था, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म का जरूरत था जहां से मैं अपना सब कुछ दे सकूं स्टूडेंट को मन से, और वो मैं इसी प्लेटफॉर्म पर मन से दे सकूंगा, क्योंकि ये मैंने अपना एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जो बिल्कुल पर्सनल है, आपके लिए अपने मन के मुताबिक पढ़ा पाऊंगा, अपने सब कुछ आपको शेयर कर पाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके अच्छा पढ़ाई करना, तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए, बताएं हमारे बारे में कि अगर कंप्यूटर की अच्छी क्लास करनी है तो काजल सर के साथ जुड़िए। आपको मैं 3 तरीके से पढ़ा रहा हूं, कहीं से भी आपको कमी नहीं नजर आएगा। 2000 क्वेश्चंस अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ करके अगर पढ़ लेंगे ना, तो उससे बाहर नहीं आएगा। और बहुत अच्छे तरीके से मैं किया हूं, चैप्टर वाइज, थ्योरी भी, और साथ साथ कंप्लीट मिसलेनियस का 20-20 क्वेश्चन का सेट जो एग्जाम में आने वाला है, तो आप अच्छे से करेंगे ही। अगर आपको रियल में अच्छा लग रहा है ना, तो अपने स्टेटस में डालिए, अपने ग्रुप में डालिए। अपना स्टेटस में अगर डाल दिए ना, तो मुझे भी तसल्ली होगा, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए हमें। अगर आप अपने स्टेटस में डाल दिए हैं और उसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप हमारे नंबर पर भेजते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने मुझे दिल से चाहा और हमारे लिए आप दूसरों को भी शेयर कर रहे हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। इस पर अगर आप अपने स्टेटस पर डाल रहे हैं या अपने ग्रुप में डाले हैं, स्टेटस में डाले हैं, तो आप हमारे इस जो वीडियो है इसको डालिए, शेयर कीजिए
और अगर स्टेटस में डालते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी भेजिए, मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने मुझे सपोर्ट किया। ठीक है, और चाहते हैं कि झारखंड के जितने स्टूडेंट हैं मैं उस सभी स्टूडेंट को कुछ गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूं, जो अभी नहीं वक्त बताएगा मेरे अंदर क्या है, मैं क्या देना चाहता हूं, जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वो वक्त बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं तो आप हमारे साथ जुड़े और लोगों को भी जोड़ें। अगर आप अच्छे से सीजीएल में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, तो आपको मेहनत के सिवा कुछ नहीं करना है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अरे यार ये पढ़ाई करे वो पढ़ाई करे, क्या करे क्या नहीं, वैसे नहीं होता। 2-3 महीना का समय है, आप डेली 2-2 घंटा का हर सब्जेक्ट को बांटिए, पढ़िए 1-2 घंटा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, 1 घंटा, किसी का आधा घंटा, किसी का 2 घंटा, किसी का 3 घंटा, इस तरह करके बांटिए और प्री प्लान्ड होकर के अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा से तैयारी होगा। कंप्यूटर की चिंता बिल्कुल ना करें, काजल सर के साथ जुड़िए, उनका वीडियो देखिए, उनका लेक्चर देखिए। हाँ, आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी होगा, लेकिन आपको यह तय कर लेना है कि कहां पर अपना समय देना है, समय को बर्बाद नहीं करना। अगर आप सही समय पर सही जगह पर आ गए तो आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। तो कंप्यूटर की चिंता बिल्कुल ना करें, आप हमसे जुड़ गए हैं तो आपका कंप्यूटर का बेड़ा पार लग जाएगा। कंप्यूटर में आपको कंफर्म बता रहा हूं कि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहिएगा और अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और स्पेशल के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।